देखिए, रिडॉक्स टाइट्रेशन के रिएक्शन में, रिडॉक्स टाइट्रेशन में वी यूज सेल्फ इंडिकेटर्स एंड दोस सेल्फ इंडिकेटर्स वेयर acidified KMnO4, acidified K2Cr2O7, acidified K2CrO4, आयोडीन। इस तरह के रिएजेंट को हम इस्तेमाल करके सेल्फ इंडिकेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम इस्तेमाल करते थे और रिडॉक्स टाइट्रेशन के प्रॉब्लम्स करते थे। सेल्फ इंडिकेटर की मैंने खास बात बता रखी है कि रिएक्टेंट इटसेल्फ इज अ इंडिकेटर। रिएक्टेंट का कुछ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कुछ कलर होता है और उस कलर को देखकर हम यह अंदाजा लगाते हैं, यहां से देखते हैं कि रिएजेंट खत्म हुआ या नहीं। कलर जब तक है तब तक वह रिएजेंट है, जैसे ही कलर डिसअपीयर हुआ वह रिएजेंट खत्म हो गया और टाइट्रेशन को हम उसी समय रोक देते हैं। पूरी तरह से आयोडीन है तो उसका वायलेट कलर देखते हैं कि वह कब डिसअपीयर हो रहा है। जब वो डिसअपीयर हो जाता है तो हम मान लेते हैं आयोडीन खत्म हो गया। KMnO4 है, KMnO4 का पर्पल कलर है, हम पर्पल कलर ऑब्जर्व करते हैं कि कब डिसअपीयर होता है, जब वो डिसअपीयर हो जाए तो KMnO4 खत्म हो गया। सेल्फ इंडिकेटर की एक बहुत अच्छी बात होती है कि एंड पॉइंट इक्वलेंट पॉइंट सेम होता है। एंड पॉइंट मतलब जब कलर चेंज हो, इक्वलेंट पॉइंट मतलब इक्वलेंस बराबर हो जाए, वो बिल्कुल सेम होता है। लेकिन इस तरह के सेल्फ इंडिकेटर तो सिर्फ वही इस्तेमाल करे जा सकते हैं जहां पर कलरफुल रिएक्टेंट हो। आयोडीन या KMnO4 इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का कोई कलर नहीं है, प्रोडक्ट का कोई कलर नहीं है, ऐसी रिएक्शन में इस तरह के सेल्फ इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन दोस रिएक्शन वी यूज एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। हम एक्सटर्नल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। frequently used in acid base न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम फ्रीक्वेंटली एक्सटर्नल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। आप सभी ने लेबोरेटरी में टाइट्रेशन कर रखा है, ब्यूरेट पिपेट के द्वारा एसिड बेस आप टाइट्रेशन करते हो, उसमें आप एक्सटर्नल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो। वैसे तो एक्सटर्नल इंडिकेटर कई तरह के हैं। मिथाइल ऑरेंज आपने इस्तेमाल कर रखा है, फिनोप्थलीन आपने इस्तेमाल कर रखा है, ब्रोमोक्रिसॉल होता है, थाइमोल ब्लू होता है, थाइमोल रेड होता है, मिथाइल रेड होता है। कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो इंडिकेटर के बारे में डिटेल में जानना है, डिटेल में जानना जरूरी है, जिन्हें हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं। एक तो फिनोप्थलीन और एक मिथाइल ऑरेंज। मैं इन दोनों इंडिकेटर का बिहेवियर, इन दोनों इंडिकेटर का काम समझाऊंगा। देखिए, इन दोनों ही इंडिकेटर के तीन एस्पेक्ट हमें समझना है। एक तो इनका ऑर्गेनिक एस्पेक्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या, तो इनका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री कैसे बनता है, क्या है, किस तरह के हैं यह इंडिकेटर। पहला तो ऑर्गेनिक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट हमें समझना है रिडॉक्स टाइट्रेशन में या टाइट्रेशन में, एसिड बेस नेट टाइट्रेशन में इनका बिहेवियर कैसा, किस तरह का होता है, किस तरह से कैसे कलर चेंज करते हैं, किसका क्या कलर है, कब कलर चेंज होता है। और तीसरा एस्पेक्ट है, यदि यह एसिड बेस
रिएक्शन में इन्हें इस्तेमाल करा जाता है, तो किस एसिडिक रेंज या किस बेसिक रेंज में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं? पीएच वैल्यूज, किस पीएच के लिए इन्हें इस्तेमाल करा जाता है? आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला एस्पेक्ट, किस तरह से इनका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। 3 एस्पेक्ट समझ, इनमें से तीसरा एस्पेक्ट अभी मैं नहीं समझाऊंगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला एस्पेक्ट तो मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तभी डिटेल में समझाऊंगा। इधर मैं पहली 2 बातें, इनका ऑर्गेनिक एस्पेक्ट और साथ में इनका रेडॉक्स साइटेशन में इस्तेमाल होने वाला एस्पेक्ट, वह चीज समझाऊंगा। और समझाने के बाद जो मैंने एडिशनल प्रॉब्लम की शीट दी है, इस शीट में से 4-5 सवाल कराऊंगा। I shall start with phenolphthalein. देखिए, it's a well-known compound. I hope most of you know this compound. Could anybody from you name this compound? What is the name of the structure and what is the common name used for it? Phthalic acid. The common name is phthalic acid. It's phthalic acid. And the structure name is ortho-dicarboxybenzene. We also call it ortho-dicarboxybenzene. डाइकार्बोक्सी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 कार्बोक्सी ग्रुप है, और ऑर्थो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों ऑर्थो पोजीशन पर लगे हुए हैं। Such ortho-dicarboxybenzene on mild heating easily eliminate water molecule, easily undergo dehydration and give you phthalic anhydride. This is the structure of phthalic anhydride. This is the structure of phthalic anhydride. This phthalic anhydride react with phenol. यह phthalic anhydride फिनॉल के साथ में रिएक्ट करता है, एंड सी द रिएक्शन। फिनॉल में जो पैरा हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, फिनॉल का पैरा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और वही पैरा हाइड्रोजन फिनॉल का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिनॉल का पैरा हाइड्रोजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फॉलिक एनहाइड्राइड में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है फिनॉल से रिएक्शन पर, एंड वी यूज टू ऑब्टेन दिस कंपाउंड।
and this compound is said to be phenolphthalein. इसे हम phenolphthalein कहते हैं. This organic structure, this compound. हाँ, बड़ा यदि लिखूंगा तो खूब सारा लिखना है मुझको, इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूं. खूब सारा लिखना है मुझको. ये वाला, हाँ, यह भी, यह थालिक एसिड लिखा है, समझ में आ रहा है? थालिक एसिड लिखा है, क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो मैं बोल रहा हूं ना, वो तो समझ में आ रहा है. चलो मैं बड़ा लिखता हूं, ठीक है. फिर मुझको मिटाना काफी ज्यादा पड़ेगा. एनीवे, अभी जो लिखा है वो तो नीचे लिख देता हूं मैं. थालिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है. सबसे पहले दिस इज थालिक एसिड. हीट करके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवा रखा है. और दिस इज थालिक एनहाइड्राइड. और दिस इज थालिक एनहाइड्राइड. थालिक एनहाइड्राइड को मैंने फिनॉल से ट्रीट करवाया है. फिनॉल तो जानते हो ना? फिनॉल का पैरा हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई है, वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से गायब हुआ और यह स्ट्रक्चर बना है. आई होप यह स्ट्रक्चर तो दिख रहा है. एनीवे, नीचे जो मैंने रिपीट करा उसको मैं साफ करूंगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ phenolphthalein. यह phenolphthalein का स्ट्रक्चर है. इट्स अ वीक एसिड. यह जो phenolphthalein है वीक एसिड है. नीचे का साफ कर रहा हूं जो एक और बार लिखा था. एनीबॉडी यदि मिस हुआ है तो पहले लिख लीजिए. This phenolphthalein, it's a weak acid. We denote it by HPH. And this HPH, this structure of phenolphthalein, contain all the rings in benzene form. It's also said to be the benzenoid form. It's also said to be benzenoid form. It's a colorless molecule. Colorless molecule है. And this colorless molecule would always exist in acidic medium. चूंकि वीक एसिड है इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन सप्रेस होगा और यह इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. phenolphthalein स्ट्रक्चर.
यह एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगा। एट पीएच लेस देन 8, 90% और अबाव एग्जिस्ट। पीएच लेस देन 8 पर इसके 90% फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, इस पर्टिकुलर केस में मेरे को उससे मतलब नहीं है, रिएक्शन ऐसे होती है। इट्स अ स्लाइट एसिडिक हो जाए, इससे रिएक्शन होगी। OH वाला तो स्ट्रॉन्ग बेस जो आएगा उससे रिएक्ट करेगा। हाँ हाँ, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, इधर हम कोई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं देख रहे हैं जो हमको मोर एसिडिक हाइड्रोजन देखना है। सिंपल सी बात है, इट्स स्लाइटली एसिडिक, इट में पार्टिसिपेट कर रहा है। बस हमने फेनोल्फथालीन बनाने का स्ट्रक्चर इस तरह से जस्टिफाई करा है कि फेनोल्फथालीन कुछ इस तरह से बनता। अब इसका भी डिटेल मैकेनिज्म है, देयर इज अ मैकेनिज्म, हम उस मैकेनिज्म पार्ट में नहीं जा रहे। सिंपल सी बात है कि थालिक एनहाइड्राइड का इस हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ है और ये फेनोल्फथालीन बना है, बस। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने भी समझाया नहीं है, आपने समझने की कोशिश कैसे की एसिडिक है, मैंने समझाया नहीं है। अरे भैया एसिडिक है, बस मैंने बोल दिया है, आगे मेरे पॉइंट में समझ में आएगा। नाउ व्हेन एनी बेस इज एडेड, जब हम कोई बेस ऐड करते हैं, देखिए रिएक्शन किस तरह से होती है, हमें वहां देखने की जरूरत है। बेस ट्रांसफर लोन पेयर टू हाइड्रोजन, इन टर्न यह हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करता है। इन टर्न इधर से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर आते हैं। इन टर्न यह कार्बन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और यह हाइड्रोजन इस OH के साथ में चला जाता है। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और वहां पर इस तरह की ज्योमेट्री बन जाती है। देखिए वहां पर क्या क्या चीज एज इट इज रहेगी, पहले तो वहां दिखा दूं मैं। इस रिंग पर किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहां तक सब कुछ ऐसा कैसे ही रहा है। फर्क इस जगह पर पड़ा है, इस रिंग पर फर्क पड़ चुका है और देखिए किस तरह से फर्क पड़ा है। यह OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर ट्रांसफर करा, H40 के फॉर्म में इसको स्नैच करा और H40 के फॉर्म में इसको लेकर वाटर मॉलिक्यूल लेकर बाहर हो लिया। इन टर्न हाइड्रोजन ने यह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करे और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से रिंग से जुड़ गया है। इधर क्या एक पाई इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर चला गया, 2 पाई बॉन्ड इस तरह से, इसके इधर इलेक्ट्रॉन जाने से यह डबल बॉन्ड से जुड़ गया और इसने अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर रिलीज कर दिए और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। बेस के डालने पर यह रिएक्शन होती है और यह स्ट्रक्चर बनता है, वी कॉल इट अ फेनोल्फथालेट आयन।
और बेस से इस तरह की रिएक्शन हो रही है, इस बात से बिल्कुल क्लियर है कि यह एक वीक एसिड है। जो पहले मैंने कहा था उसको इस रिएक्शन से बताया। इट्स अ कॉन्जुगेट बेस। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। इन सब टर्मिनोलॉजी को मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में समझाऊंगा। मतलब यह HPH H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है और यह फिनोप्थलेट आयन PH नेगेटिव दे देता है। और चूंकि इस फिनोप्थलेट आयन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, एक रिंग क्यूनॉइड फॉर्म में है, एक रिंग में क्यूनॉइड स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसे क्यूनॉइड फॉर्म भी कहते हैं। क्यूनॉइड फॉर्म, दिस सेट टू द क्यूनॉइड रिंग, या क्यूनॉइड रिंग होने की वजह से क्यूनॉइड फॉर्म कहलाता है। नाउ दिस इज पिंक इन कलर, यह पिंक कलर का होता है। एंड प्रीवियस स्ट्रक्चर एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता था, जबकि यह बेस डालने पर यह बना है इट एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम। At pH greater than 10, 90% or above exist. pH greater than 10 पर यह फॉर्म 90% से ज्यादा हो जाता है। अब जरा समझें, कोई सी भी एसिड यदि होगी और एसिड में हमने फिनोप्थलीन डाला, तो कोई सी भी एसिड में फिनोप्थलीन डाला जा रहा है। फिनोप्थलीन एक वीक एसिड है। क्योंकि यह वीक एसिड है, इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका डिसोसिएशन सप्रेस होगा। यह फॉरवर्ड रिएक्शन होने के बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम सेट होगा। HPH वहां पर एग्जिस्ट करेगा, बेंजेनॉइड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, वह सॉल्यूशन कलरलेस दिखाई देगा। ऐसा हमेशा एसिडिक मीडियम में होगा। और ऐसा होने के लिए जरूरी है pH 8 से कम हो। एग्जैक्टली pH यदि 8 भी होता है तो इसके 90% एग्जिस्ट करते हैं और सॉल्यूशन कलरलेस रहता है। pH 7 पर तो यह 94% हो सकता है या 98% हो सकता है। pH 6 पर यह 99% हो जाएगा। pH 5 पर यह 99.99% हो जाएगा। जितना अधिक pH कम होता जाएगा, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, इसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। और 90% यदि ये चीज है तो कलरलेस सॉल्यूशन दिखेगा। 10% भले ही वो फॉर्म हो, लेकिन फिर भी उस कलरलेस सॉल्यूशन ही समझ में आता है आपको। अब यदि इसमें आप बेस डालते हो, बेस डालने से pH बढ़ता है, तो बेस के डालने से यह रिएक्शन होती है। OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर करता है। OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहा है। यह हाइड्रोजन इन टर्न अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिलीज कर रहे हैं। इन टर्न बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से रिलीज हो रहे हैं। इन टर्न यह कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिलीज कर देता है। तो ऑक्सीजन इस रिंग से, हाइड्रोजन तो H बॉडी के फॉर्म में बाहर चला गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, और ऑक्सीजन इस रिंग से डबल बॉन्ड से जुड़ गया। रिंग से एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर चला गया, रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बचे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बचे, और यह पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ आ चुका है, और इधर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन पर जा चुके हैं। यह फिनोप्थलेट आयन बन जाता है। इस फिनोप्थलेट आयन को इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहा जाए। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है आयोनिक में समझाऊंगा। क्योंकि एक रिंग क्यूनॉइड फॉर्म में है, इसलिए हम इसे क्यूनॉइड फॉर्म कहते हैं। क्यूनॉइड रिंग एक रिंग, पिंक कलर है इस स्ट्रक्चर का। समझ में आ जाता है कि यह स्ट्रक्चर बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बेस डालने पर यह बन रहा है। और pH इक्वल टू 10 होगा
तो यह फॉर्म 90% एग्जिस्ट करेगा। और पीएच जितना 10 से ज्यादा होगा, यह फॉर्म उतना ही 90% से ज्यादा होगा। मतलब पीएच, यह जो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है, बेंजेनॉइड फॉर्म से क्यूनॉइड फॉर्म बनना, HPH से पीएच नेगेटिव बनना, यह किस पीएच रेंज में होता है? वी यूज टू से दैट pH range of the indicator is 8 to 10। इस इंडिकेटर का जो pH रेंज है वह 8 से 10 के बीच में है। मतलब 8 से 10 pH के बीच में कलर ट्रांसफॉर्मेशन, कलर चेंज होता है। pH जब तक 8 है तब तक कलरलेस सॉल्यूशन है, और pH जैसे जैसे 8 से बढ़ के 10 पर जाता है, सॉल्यूशन कलरलेस से पिंक हो जाता है। या फिर पीएच यदि कॉनिकल फ्लास्क में 10 है, उसमें इंडिकेटर डाल रखा है, आप ब्यूरेट से एसिड डालोगे, पीएच 10 से घटते घटते जैसे ही 8 पर होगा वैसे ही कलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस इंडिकेटर का पीएच रेंज 8 से 10 है। एक बात ध्यान रखें, दिस इंडिकेटर इज अ वीक एसिड, हिंस its range of action is in basic range। किसी भी वीक एसिडिक इंडिकेटर का जो कलर चेंज वाला जो पीएच रेंज होता है वह हमेशा बेसिक मीडियम में होता है। कोई सी भी वीक एसिडिक इंडिकेटर, दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर। यह एसिडिक इंडिकेटर, इसे एसिडिक इंडिकेटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह वीक एसिड है। और कोई सा भी वीक एसिड का इंडिकेटर यदि है, वीक एसिड को यदि हमने इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वीक एसिड का जो इंडिकेटर होगा उसका जो कलर ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीएच रेंज होगा वो हमेशा बेसिक सॉल्यूशन में होगा, 8 से 10। अब इस वजह से क्या होता है जरा समझो। जैसे मैं 3-4 तरह के एसिड और बेस बोलता हूं। यदि हम HCl, H2SO4, HNO3 इस तरह की एसिड लें तो ये बहुत स्ट्रांग एसिड होती है। इनका कोई सा भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है 1, 2 या 3 के रेंज में होता है। बहुत स्ट्रांग एसिड है, इनका पीएच जो है 1, 2 या 3 के रेंज में होता है। यदि हम एसिटिक एसिड जैसे वीक एसिड लें, एसिटिक एसिड थोड़ी वीक एसिड है, इसका जो पीएच रेंज होता है वो 4, 5 से 6 के रेंज में होता है। जबकि यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड जैसी वीक एसिड ले लें तो इसका और भी ज्यादा वीक एसिड होती है, पीएच 6, 7 के रेंज में होता है। प्योर वाटर का तो पीएच 7 होता ही है। अब यदि मैं बेस की बात करूं तो NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत स्ट्रांग बेस है। इनका पीएच यदि हम देखें तो 11, 12 और 13 इस रेंज में होता है। स्ट्रांग बेस होने की वजह से 12, 13, 14 इस तरह से पीएच होता है। Na2CO3 थोड़ा वीक बेस है। इसका पीएच यदि हम ऑब्जर्व करें तो इसका पीएच होता है 10, 11 के रेंज में। और NaHCO3 जैसा यदि हम बेस लें तो यह बेहद वीक बेस है। इसका पीएच रेंज होता है 8 से 9 के रेंज में। इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस उनका सॉल्यूशन यदि बनाया जाए तो कुछ पीएच वैल्यूज होती है। NaOH को HCl के साथ में टाइट्रेट करें फिनोप्थलीन के
प्रेजेंस में NaOH को HCl के साथ में टाइट्रेट करें यूजिंग फेनोप्थलीन एज अ इंडिकेटर, नो प्रॉब्लम। टाइट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि NaOH का pH है 11, 12 या 13 के रेंज में या 14 के रेंज में, और HCl का pH है 2, 3 और 1 या 0 के रेंज में। तो या तो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो एकदम से pH होगा 14, 13 या 11 या 12, और एकदम से यदि एसिडिक सॉल्यूशन भी होता है तो एकदम से pH घट के होगा 2, 1 या 0 या 3। तो ये जो pH एकदम से जंप करता है, इस वजह से अपना इंडिकेटर परफेक्टली काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में तो मैं आगे कहूंगा कि कोई सा भी इंडिकेटर इस्तेमाल, यदि हम इस स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी वीक एसिड से भी टाइट्रेट करें तब भी कोई समस्या नहीं। CH3COONA प्लस H2O NaCN प्लस H2। यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड जैसे कि HCN से भी फेनोप्थलीन के प्रेजेंस में टाइट्रेट करें तब भी कोई समस्या नहीं है, कंप्लीट टाइट्रेशन होगा, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि NaOH का pH है 12, 13, 14 और इनका pH है 1, 2 या 3, इसका 4, 5, इसका 6 या 7 तक के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। pH रेंज क्योंकि 8 से 10 है तो एकदम से pH 11 से कम होकर 6, 7, 8 के रेंज में आना है, और कलर ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। क्योंकि यह एक वीक एसिड है और वीक एसिड होने की वजह से जो pH रेंज है वह बेसिक मीडियम में है, इसलिए वीक एसिड के साथ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बेस को स्ट्रांग होना कंपलसरी है। लेकिन इसका उल्टा यदि हम करें, स्ट्रांग एसिड लें, स्ट्रांग एसिड लें, स्ट्रांग एसिड जैसे कि HCl, इसे टाइट्रेट कराएं वीक बेस Na2CO3 से, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड इसे टाइट्रेट कराएं वेरी वीक बेस NaHCO3 से। फेनोप्थलीन के प्रेजेंस में अब जरा सोचिए, ध्यान से समझो। अभी मैं कुछ बातें मतलब थंब रूल के माफिक बताऊंगा जिनको आपको सुन लेना है और अप्लाई करना है। 3-4 प्रॉब्लम करते करते ये चीज प्रॉपरली समझ में आएगी। यदि हम Na2CO3 को HCl से रिएक्ट कराएं तो कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए क्या रिएक्शन होनी चाहिए? Na2CO3 को यदि हम HCl से रिएक्ट कराते हैं तो टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए निश्चित 2HCl पार्टिसिपेट करना चाहिए। दिस वुड बी कॉल्ड कंप्लीट टाइट्रेशन। Na2CO3 should react with 2HCl to give you
ट्वाइस NaCl H2O एंड CO2। इसे हम कंप्लीट टाइट्रेशन कहते, लेकिन इस केस में कंप्लीट टाइट्रेशन नहीं होगा। Na2CO3 को कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए 2 HCl से रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन फिनोप्थलीन के प्रेजेंस में यह Na2CO3 सिर्फ एक HCl से रिएक्ट करके NaHCO3 देकर, वाटर मॉलिक्यूल देकर कलर चेंज कर देगा। क्यों कलर चेंज कर देगा? क्योंकि इसका pH है 10-11, इसका pH 10-11 के रेंज में है और इसका pH 8-9 के रेंज में है। तो pH 10-11 से जैसे 8-9 हुआ, उसने कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज कर दिया, आपने ब्यूरेट बंद कर दिया, उसकी टोटी बंद कर दी, आपने टाइट्रेशन रोक दिया, क्योंकि कलर चेंज होता हुआ आपको दिख गया। We used to say we'll achieve incomplete titration। कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए हमें और भी HCl डालना था, लेकिन इनकम्प्लीट टाइट्रेशन होता है वहां पर NaHCO3 बन जाता है और टाइट्रेशन कंप्लीट दिखने लगता है। इस तरह से रिएक्शन होती है। और NaHCO3 जिसका pH ही 8 से 9 के रेंज में है, इसके साथ तो टाइट्रेशन फेल हो जाएगा, आपको कलर चेंज कभी दिख ही नहीं पाएगा। आप कलर चेंज कहां कैसे हो रहा है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। मतलब फेनोप्थलीन जो कि एक एसिडिक इंडिकेटर है, जिसे हम एसिडिक इंडिकेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह एक वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से उसका रेंज ऑफ एक्शन जो है वह वीक बेसिक मीडियम में, और रेंज ऑफ एक्शन वीक बेसिक मीडियम में होने की वजह से फेनोप्थलीन को कभी भी वीक बेस के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फेनोप्थलीन शुड नेवर बी यूज्ड विथ वीक बेस। इसे वीक बेस से यदि आप वीक बेस के साथ इस्तेमाल करोगे तो या तो टाइट्रेशन फेल हो जाएगा, बहुत वीक बेस हुआ तो टाइट्रेशन ही फेल हो जाएगा, और बहुत ज्यादा वीक बेस नहीं है लेकिन कुछ वीक बेस है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, जैसे Na2CO3, ऐसे वीक बेस के साथ टाइट्रेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। This is about phenolphthalein. Phenolphthalein may be used with any type of acid. The acid may be strong, it may be weak, or it may be very weak. एसिड चाहे स्ट्रांग हो, चाहे वह वीक हो, चाहे वह वेरी वीक हो, लेकिन फेनोप्थलीन को हमेशा इस्तेमाल करा जा सकता है। लेकिन बेस के बारे में सिर्फ स्ट्रांग बेस के साथ ही इसे इस्तेमाल करें, वीक बेस के साथ इसे इस्तेमाल ना करें। यदि वीक बेस के साथ इस्तेमाल करा तो या तो टाइट्रेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा या फिर टाइट्रेशन फेल। वेरी वीक बेस होगा तो टाइट्रेशन फेल ही हो जाएगा। नोट ऑल दिस कंसेप्ट अबाउट फेनोप्थलीन। ऐसा क्यों होता है वो डिटेल में जब मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ूंगा ना कि ये पीएच रेंज कैसे चेंज होता है, क्या होता है, तब मैं और भी डिटेल में इसको समझाऊंगा। अभी तो आपको सिर्फ थंब रूल के माफिक से जान लेना चाहिए। प्रॉब्लम्स में इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, एडिशनल प्रॉब्लम की